नमस्कार दोस्तों। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने जो है वो चंबल और उसकी सहायक नदियाँ जितनी भी थी, चंबल की सहायक नदियाँ और चंबल को एक डायग्राम के द्वारा समझ लिया था। और आज हम चर्चा कर लेते हैं चंबल की जितनी भी विशेषताएं, उन विशेषताओं के बारे में। तो देखिए पहले मैं अब आपको बतला देता हूँ कि चंबल नदी जो है ये हमारी एक पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला। यहाँ से ये नदी निकल रही थी और यह राजस्थान में कहाँ से, चौरासीगढ़, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान से ये नदी प्रवेश कर रही थी। और राजस्थान के लगभग कितने जिलों में, 6 जिलों में प्रवाहित होने के बाद यह उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और उत्तर प्रदेश के पास एक इटावा शहर है, इटावा शहर के पास किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ये हम बात पहले पढ़ चुके थे। इस नदी की जो मध्य प्रदेश में लंबाई है वो लगभग 315 किलोमीटर है और लगभग 275 किलोमीटर कहाँ पर इसकी लंबाई है, यूपी में लंबाई है। लगभग इस नदी की कुल लंबाई है वो है हमारी 966 किलोमीटर। तो बाकी जो लंबाई है वो है हमारी किसमें, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ। स्वतंत्र रूप से राजस्थान में भी इसकी लंबाई है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा भी बनती है। यह नदी राजस्थान के कुल 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से, एक तो जाती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा में जाती है, कोटा के बाद बूंदी में जाती है, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर में जाती है, सवाई माधोपुर के बाद करौली में जाती है और करौली के बाद धौलपुर में जाती है। और धौलपुर के बाद यह नदी हमारी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। यह राजस्थान की सबसे, बात करें लंबाई के आधार पर, तो यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। जो देखो लंबाई के आधार पे आपसे पूछे तो सबसे लंबी नदी बताना चंबल नदी, लेकिन पूर्ण भाव की दृष्टि से आपसे पूछे ना, तो पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है हमारी बनास नदी। इसकी मुख्य जो सहायक नदी है वो हमारी कौन सी, बनास नदी है, जो कहाँ पर मिलती है, इसमें रामेश्वर नामक स्थान पर मिल जाती है, जहाँ पर एक नदी और निकल रही थी मध्य प्रदेश से, सीप नदी। सीप नदी के साथ में यहाँ पर रामेश्वर नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही थी। ये सारी विशेषताएं हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम देख लेते हैं चंबल नदी की जितनी भी हमारी विशेषताएं बनती हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग डालो चंबल नदी का अपवाह तंत्र। हेडिंग क्या डालोगे, चंबल नदी का अपवाह तंत्र। ठीक है ना। चंबल नदी का अपवाह तंत्र और इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें इसके उद्गम के बारे में कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम जो होता है वो होता है हमारा जनापाव की पहाड़ियाँ, और ये पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला में है, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। और ये पर्वतमाला किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। बात करें इसके संगम की, तो इसका जो संगम है, ये संगम होता है हमारा इटावा उत्तर प्रदेश, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में, यमुना नदी में। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि राजस्थान की ऐसी कोई नदी नहीं है जो सीधे तौर पे अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हो। क्यों, क्योंकि राजस्थान की जितनी भी राजस्थान से नदियां निकलती हैं वो पहले अपना जल किस में डालती हैं, यमुना नदी में डालती हैं, और यमुना फिर गंगा में डालती है, और गंगा नदी अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। बात करें इसके प्राचीन नाम की, प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम है इसका लवणवती या चर्मण्यवती, चर्मण्यवती। बात करें इसके अन्य नाम की, अन्य नाम, तो अन्य नाम है इसके बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी, नित्यवाही राजस्थान की एकमात्र नदी है जो 12 महीने बहती है, इसलिए इसको बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी, सदानीरा, सदानीरा आदि नामों से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये नदी 12 महीने बहती है, इसलिए बारहमासी नदी, सदानीरा और नित्यवाही नदी, इसको
राजस्थान की एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु। बात करें इस नदी की लंबाई की, तो देखिए इसकी लंबाई दो तरह से दे रखी है। कुछ जगह तो दे रखी है 1051 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी लंबाई है वो है, इसकी लंबाई 966 किलोमीटर। लिखिए तो कुल लंबाई 966 किलोमीटर। और ये 966 किलोमीटर जो लंबाई है वो इसकी लंबाई चार तरह से है, ठीक है ना। 966 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है वो चार तरह से है। कैसे? 315 किलोमीटर तो इस नदी की लंबाई कहाँ पर है, वो है हमारी मध्य प्रदेश में। 315 किलोमीटर तो इसकी लंबाई कहाँ पर है, एमपी में है। एमपी में इस नदी की लंबाई, सबसे पहले इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है, और मध्य प्रदेश में लगभग कितने 315 किलोमीटर बहने के पश्चात ये कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और राजस्थान में यह नदी लगभग 135 किलोमीटर तो पहले स्वतंत्र बहती है। राजस्थान में पहले 135 किलोमीटर 135 किलोमीटर तो राजस्थान में स्वतंत्र बहती है। उसके पश्चात लगभग 241 किलोमीटर यह नदी राजस्थान और एमपी के साथ सीमा बनाती है। तो राजस्थान और एमपी के साथ सीमा बनाती हुई ये नदी लगभग कितने किलोमीटर बहती है, 241 किलोमीटर। और फिर उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है, और उत्तर प्रदेश राज्य में ये नदी लगभग 275 किलोमीटर बहती है। तो इसकी कुल लंबाई को जोड़ेंगे हम, तो कुल लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी लगभग 966 किलोमीटर। एमपी में 315 किलोमीटर, राजस्थान में 135 किलोमीटर स्वतंत्र रूप से बहती है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है लगभग 241 किलोमीटर, और फिर उत्तर प्रदेश से प्रवेश कर जाती है जहाँ ये लगभग 275 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना। बात करें इसके बहाव की, बहाव क्षेत्र, तो यह भारत के 3 राज्यों में बहती है। उद्गम इसका होता है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाद ये प्रवेश करती है राजस्थान में, और राजस्थान के बाद यह नदी जाती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। बात करें राजस्थान में बहाव की, तो राजस्थान में यह नदी 6 जिलों में बहती है। राजस्थान की 3 ही नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। कौन कौन सी? एक तो लूनी, एक है बनास, और एक है हमारी चंबल। तो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 6 जिले कौन कौन से हैं? वो 6 जिले हैं हमारे, सबसे पहले ही प्रवेश करती है कहाँ से, 84गढ़ नामक स्थान से, चित्तौड़गढ़ जिले से। तो चित्तौड़गढ़ में बहती है सबसे पहले। चित्तौड़गढ़ के बाद ये जाती है कोटा में, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद जाती है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद जाती है करौली में, और करौली के बाद ये जाती है धौलपुर में, और धौलपुर के बाद ये नदी फिर कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, ये प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है। बात करें इस नदी की सहायक नदियों की, सहायक नदियां, सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदियां हैं वो लिखिए। सबसे पहले मैं दाईं ओर की इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो दाईं ओर की कुछ एमपी और यूपी में इस नदी की सहायक नदियां बनती हैं, लेकिन हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल राजस्थान की सहायक नदियां उन पर अपनी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो बामनी या ब्राह्मणी नदी, बामनी नदी, इसी का दूसरा नाम है हमारा ब्राह्मणी नदी। उसके बाद में काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध की फिर 2 सहायक नदियां हैं, आहू और परवन नदी। फिर लिखिए पार्वती नदी, पार्वती नदी से पहले ही एक नदी और है इसकी, वो हमारी कौन सी सहायक बनती है, कुन्नू या किन्नौर नदी भी इसकी सहायक बनती है, कुन्नू नदी, कुन्नू नदी। ये जो नदियां हैं ये तो हैं हमारी दाईं ओर की सहायक, ये कौन सी नदी है, दाईं ओर की सहायक नदियां। अब बात करते हैं बाईं ओर की सहायक नदियों की, तो इसमें बाईं ओर की जो सहायक नदी है वो हमारी एक नदी कौन सी है, बनास नदी, बनास नदी। फिर जितनी भी नदियां हमारी बनास की सहायक बनती हैं, ठीक है ना, तो बनास में हम पढ़ लेंगे उनको, ये हमारी बाईं ओर की सहायक, बाईं ओर की सहायक, सहायक
फिर जितनी भी सहायक नदियाँ बनती हैं ना वो हमारी बनास की सहायक बनती हैं, ठीक है ना। तो ये सहायक नदियाँ लिख लीजिए। बात करते हैं हम अन्य विशेषताओं के बारे में। अब बात कर लेते हैं चंबल नदी पर कुछ विशेष तथ्यों के बारे में, मतलब कुछ विशेष जो विशेषताएं चंबल नदी की उन पर अपनी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए चंबल नदी के बारे में, लिखिए यह नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अगली विशेषता लिखिए यह नदी अपने उद्गम स्थल से, यह नदी अपने उद्गम स्थल से, अपने उद्गम स्थल से लगभग 315 किलोमीटर, लगभग 315 किलोमीटर बहने के बाद राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान से, चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है, जहां यह एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अगली विशेषता लिखिए राजस्थान में प्रवेश करते समय चंबल नदी का मुहाना लगभग 300 मीटर चौड़ा हो जाता है, लगभग 300 मीटर चौड़ा हो जाता है, ठीक है। अगली विशेषता लिखिए चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोड़गढ़ नामक स्थान पर इस नदी में बामनी या ब्राह्मणी नदी, बामनी या इसका दूसरा नाम क्या मिलता है, ब्राह्मणी भी इसका दूसरा नाम मिलता है, ब्राह्मणी नदी आकर मिलती है, जिससे कुछ दूरी पर इस नदी पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण होता है, चूलिया जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात जानते हैं ना, झरने को बोलते हैं, जलप्रपात का निर्माण होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है, ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। देखिए पहले यह जो झरना है ना राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यह राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना नहीं है। वर्तमान में जो राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है वो है हमारा भीलबेरी झरना, जो राजसमंद और पाली की सीमा पर स्थित है। हालांकि वो एक प्रसादी झरना है, लेकिन वह राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना भी माना जाता है। बात करें भारत के सबसे ऊंचे झरने की, तो भारत का सबसे ऊंचा झरना है वो है हमारा जोग या गरसोपा, इसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। यह कर्नाटक राज्य में किस नदी पर है, शरावती नदी पर स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है वो है हमारा एंजल जलप्रपात, जो वेनेजुएला देश में किस नदी पर है, इरावती नदी या कैरू नदी पर बनता है, ठीक है ना।
जो राजस्थान के जितने भी जलप्रपात हैं मैं उन्हें नदियां समाप्त होने के बाद या ऐसे कहो अपवाह तंत्र समाप्त होने के बाद एक स्थान पर उनको सभी को एक साथ में करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली विशेषताओं की। तो लिखिए, चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र में, चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र में, अपवाह क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बीहड़ एवं कंदराओं युक्त भूमि है। कंदरा जानते हैं ना, गुफाओं को बोलते हैं। कंदराओं युक्त भूमि है, जिसे डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको एक बात और बताई होगी, देखिए राजस्थान में मिट्टी का जो अपर्दन है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है हमारा वायु द्वारा अपर्दन और एक होता है जल द्वारा अपर्दन। जो जल द्वारा अपर्दन होता है उसे हम बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन राजस्थान में सर्वाधिक जिस नदी द्वारा होता है वो है हमारी चंबल नदी। तो चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। लिखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जल अपर्दन, राजस्थान में सर्वाधिक जल अपर्दन, जिसका दूसरा नाम क्या है, अवनालिका अपर्दन ही बोलते हैं इसको, अवनालिका अपर्दन ही बोलते हैं। सर्वाधिक जल अपर्दन चंबल नदी द्वारा होता है, चंबल नदी द्वारा होता है, ठीक है ना। और अगली विशेषता लिखिए इसकी, लिखिए इनकी सहायक नदियां मैं वापस में बाद में करा दूंगा। एक त्रिवेणी संगम और बनाती है, उसके बारे में और लिख लीजिए। देखिए चंबल नदी जो है वो बनास और सीप नदी के साथ मिलकर रामेश्वर नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम का क्या करती है, निर्माण करती है। तो वो बात और लिख लीजिए। लिखिए, चंबल नदी बनास और सीप के साथ मिलकर, बनास और सीप नदी के साथ मिलकर रामेश्वर सवाई माधोपुर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो ये चंबल की कुछ विशेषताएं थी। अब हम बात कर लेते हैं चंबल पर बांध परियोजनाओं के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो बात करें चंबल नदी पर बांधों की, तो देखिए चंबल नदी पर एक परियोजना संचालित की गई। कौन सी परियोजना? चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी पर चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत कुल 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया, जिनमें से एक बांध तो मध्य प्रदेश में बनाया गया और बाकी 3 बांध हमारे कहां पर बनाए गए, राजस्थान में बनाए गए। बात करें इस परियोजना की हिस्सेदारी की, तो इस परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों की बराबर की क्या है, हिस्सेदारी है। तो पहले मैं मैप बना देता हूं, मैप पर बांधों को दर्शा देता हूं, फिर विशेषताओं को हम याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये मान लीजिए कि हमारी चंबल नदी है, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए चंबल नदी है। चंबल नदी पर एक बांध जो है वो तो हमारा बना हुआ है मध्य प्रदेश में। ये बांध बना हुआ है हमारा कहां पर, मंदसौर मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर एक बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध का निर्माण जो है वो परियोजना के प्रथम चरण में हुआ था। कब हुआ था निर्माण जो हुआ था वो हुआ था हमारा प्रथम चरण में। चंबल नदी घाटी परियोजना में कुल 3 चरण हुए थे। तो इस बांध का निर्माण जो है प्रथम चरण में हुआ था
और प्रथम चरण जो है हमारा इस परियोजना का प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण था वो हुआ था 1953 से 1960। प्रथम चरण कब हुआ? 1953 से 1960, ठीक है ना। बात करें इस बांध की, तो इस बांध पर कुल हमारी 5 विद्युत इकाइयां का निर्माण किया गया है। कितनी विद्युत इकाइयां? 5 विद्युत इकाइयों का निर्माण किया गया है, जो लगभग 23 मेगावाट की हैं। 23 मेगावाट की 5 विद्युत इकाइयां जो हैं वो इस बांध पर संचालित हैं, ठीक है ना। और बात करें इस बांध की विशेषताओं की, तो यह बांध जो है वो लगभग 204 फीट ऊंचा और लगभग 514 फीट लंबा है। तो लगभग 204 फीट, तो ये क्या है हमारा? ऊंचा है। ऊंचा कितना है? 204 फीट। तो ये क्या है? और लंबा कितना है? लगभग 514 फुट क्या है? लंबा है, ठीक है ना। और स्थित कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक जिले में स्थित है, जिसका निर्माण परियोजना के प्रथम चरण में हुआ था। और इस बांध पर 23 मेगावाट की 5 विद्युत इकाइयां, जल विद्युत इकाइयां संचालित है, ठीक है ना। और बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है वो है हमारा गांधी सागर बांध। क्या है बांध का नाम? बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। देखिए, चंबल नदी जो है वो विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। और उन 3 बांधों में 4 बांध बनाए गए हैं। और उन 4 बांधों में से 3 बांध ऐसे हैं जिनसे जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। चंबल एक विश्व की एकमात्र नदी है, ठीक है ना। बात करें चंबल नदी घाटी परियोजना के दूसरे चरण की, तो चंबल नदी घाटी परियोजना के दूसरे चरण में राजस्थान में एक बांध का निर्माण किया गया था। उस बांध का नाम था राणा प्रताप सागर बांध। क्या नाम था? राणा प्रताप सागर बांध। ये कौन सा बांध है? ये हमारा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है हमारा। और बात करें इस बांध की, तो इस बांध का जो निर्माण है वो निर्माण हमारा किस चरण में हुआ था? द्वितीय चरण में। इस बांध का जो निर्माण है वो कब हुआ? द्वितीय चरण। और परियोजना का जो दूसरा चरण है वो कब हुआ था? दूसरा चरण हुआ था वो हुआ था 1960 से 1970 के मध्य, ठीक है ना। यह राजस्थान में निर्मित सबसे बड़ा बांध है। देखिए, चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध तो ये है हमारा, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा? राणा प्रताप सागर। तो लिख लीजिए, राजस्थान में निर्मित सबसे बड़ा बांध। राजस्थान में निर्मित सबसे बड़ा बांध, ठीक है ना। बात करें इस बांध पर विद्युत इकाइयों की, तो इस बांध पर लगभग कितनी विद्युत इकाइयां संचालित हैं? 4 विद्युत इकाइयां संचालित है 43 मेगावाट की। 43 मेगावाट की कुल 4 विद्युत इकाइयां इस बांध पर संचालित हैं, ठीक है ना। और ये लगभग 177 फीट हमारा लंबा बांध है। 177 फीट, 177 फीट लंबा बांध है, ठीक है ना। तो दूसरे चरण में इस बांध पर, ये तो पहला बांध बना, ये दूसरा बांध बना दूसरे चरण में, ये पहले चरण में बना, ये दूसरे चरण में, ठीक है ना। दूसरे चरण में ही एक बांध का निर्माण और हुआ हमारा, वो हुआ था हमारा कोटा बैराज। एक बांध और बना दूसरे चरण में ही। इस बांध का नाम क्या है? कोटा बैराज। कोटा बैराज। कोटा बैराज जो है, निर्माण की बात करें, निर्माण इसका हुआ द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण कब हुआ? 1960 से 1970। यह कैसा बांध है? यह एक सिंचाई बांध है। यह एक सिंचाई बांध है। इस बांध से 7 नहरें निकाली गई हैं। 7 नहरें निकाली गई हैं और इन नहरों से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और सर्वाधिक नहरें जो हैं वो किस में जाती हैं? बूंदी में जाती हैं। ये 7 नहरों में से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो किस जिले में की जाती है? वो की जाती है हमारी बूंदी जिले में। बात करें तो ये हमारा हो गया तीसरा बांध, है ना, दूसरे चरण में निर्मित हुआ। अब तीसरे चरण में एक बांध का निर्माण और किया गया। वो कौन सा बांध था हमारा? वो था हमारा जवाहर सागर बांध, जो कोटा और बूंदी की सीमा पर बनाया गया।
जिसका नाम है हमारा जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध जो कहां पर स्थित है? कोटा और बूंदी की सीमा पर। निर्माण इसका हुआ तृतीय चरण में, निर्माण हुआ इसका तीसरे चरण में, थर्ड चरण। और तीसरा जो चरण था वो था हमारा 1962 से लेकर 1973 तक, 1962 से 1973 की। बात करें इस बांध पर विद्युत इकाइयों की, तो इस बांध पर 33 मेगावाट की कुल 3 विद्युत इकाइयां संचालित हैं। 33 मेगावाट की 3 विद्युत इकाइयां संचालित हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो इस बांध की लंबाई है वो है हमारी 45 मीटर, सॉरी चौड़ाई है इसकी 45 मीटर और लंबाई है इस बांध की 393 मीटर। तो सबसे लंबा बांध हमारा कौन सा है? जवाहर सागर बांध। और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो है हमारा राणा प्रताप सागर बांध। सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध और सबसे लंबा बांध जो है वो है हमारा कौन सा? जवाहर सागर बांध। ठीक है ना। तो पहले चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का और कोटा बैराज का निर्माण हुआ और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ। कभी कभी क्या है, इन बांधों का क्रम पूछ लेता है। तो अगर आपसे ये क्रम पूछे, मतलब नदी के अनुसार क्रम पूछे, ऐसे कि ये तो हो गया हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर और ये हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो गया, तो आप क्रमवाइज ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्रमवाइज याद रखें। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसो, हालांकि मैं थ्योरी के रूप में इसको लिखा रहा हूं। तो लिखिए चंबल नदी घाटी परियोजना, हेडिंग डाल लीजिए और इसमें पहला बिंदु लिखिए चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत, चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत, चंबल नदी पर कुल 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। कुल 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। ठीक है, 3 चरणों में कुल कितने बांध? 4 बांधों का निर्माण किया गया। अगली बात लिखिए, यह परियोजना राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों राज्यों की बराबर हिस्सेदारी है। बराबर का मतलब 50-50%। दोनों राज्यों की बराबर हिस्सेदारी है। बराबर क्या है? हिस्सेदारी। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इस नदी पर बांधों के बारे में। ठीक है ना। तो पहले आप पहले बांध का नाम डाल लीजिए गांधी सागर बांध, नंबर 1 डाल लीजिए गांधी सागर बांध। मैंने मैप पर वैसे बता दिया है, अब केवल इसकी जो विशेषताएं, हालांकि विशेषताएं सारी मैप पर भी लिख दी थी, लेकिन दोबारा से थ्योरी के रूप में आप लिख लीजिए गांधी सागर बांध। बात करें गांधी सागर बांध की, तो ये कहां पर स्थित है? तो स्थित है ये मंदसौर मध्य प्रदेश। कहां पर स्थित है? मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करें इस बांध के बारे में, तो इस बांध का जो निर्माण है वो प्रथम चरण में हुआ। निर्माण जो है किस चरण में हुआ? निर्माण हुआ हमारा प्रथम चरण में। निर्माण कब हुआ? प्रथम चरण में। और प्रथम चरण जो है हमारा कब था? प्रथम चरण था 1953 से 1960 के मध्य। 1953 से 1960 के मध्य। बात करें इस बांध की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो यह बांध जो है वो लगभग 204 फीट लंबा, 204
4 फीट लंबा और लगभग 514 फीट चौड़ा है। ठीक है। बात करें इस बांध पर संचालित विद्युत परियोजनाओं की, तो इस बांध पर 23 मेगावाट की 5 विद्युत इकाइयां संचालित हैं। 23 मेगावाट की लगभग 5 जल विद्युत इकाइयां संचालित हैं। जल विद्युत इकाइयां संचालित हैं। लिख लीजिए, मैं पेन में इंक डाल रहा हूं, फिर इसको साफ करूंगा। चलिए, तो गांधी सागर बांध के बाद दूसरा बांध लिखिए आप, राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा बांध हेडिंग डाल लीजिए, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। बात करें राणा प्रताप सागर बांध की, तो कहां पर स्थित है? तो स्थित है ये चित्तौड़गढ़ में, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के पास में। निर्माण की बात करें तो निर्माण हुआ इसका दूसरे चरण में। निर्माण इसका किस चरण में हुआ? निर्माण हुआ इसका द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण हमारा कब हुआ? द्वितीय चरण हुआ वो था हमारा 1960 से 1970 के मध्य। 1960 से 1970 के मध्य। बात करें इस बांध की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो ये लगभग 177 फीट 177 फीट ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध है जो राजस्थान में चंबल नदी पर, जो राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है जो राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है ना। बात करें इस बांध पर संचालित विद्युत इकाइयों की, तो इस बांध पर लगभग हमारी 43 मेगावाट की 4 जल विद्युत इकाइयां संचालित हैं। तो लिखिए, इस बांध पर कितनी मेगावाट की? 43 मेगावाट की। 43 मेगावाट की 4 जल विद्युत इकाइयां, 4 जल विद्युत इकाइयां संचालित हैं। ठीक है। अब तीसरा बांध लिख लीजिए आप, वो लिखिए कोटा बैराज। कोटा बैराज लिखिए। कोटा जिले में स्थित यह एक सिंचाई बांध है। कोटा जिले में स्थित यह एक सिंचाई बांध है। सिंचाई बांध है। इस बांध से कुल 7 नहरें निकाली गई हैं। कुल 7 नहरें निकाली गई हैं, जिनसे बूंदी और कोटा जिले को सिंचाई उपलब्ध होती है। सिंचाई उपलब्ध होती है। इस बांध की एक विशेषता, राणा प्रताप सागर की एक विशेषता और लिख लेना, वो क्या है कि इस बांध से रावतभाटा में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, परमाणु विद्युत गृह को जलापूर्ति की जाती है।
परमाणु विद्युत गृह को जलापूर्ति की जाती है। तो रावतबाजा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का पहला जो परमाणु विद्युत गृह था उसको जलापूर्ति किस बांध से की जाती है? तो उसको की जाती है राणा प्रताप सागर बांध से, ठीक है ना। तो ये 3 बांध हो गए। इसका निर्माण लिख लीजिए कोटा बैराज वाले का। इस बांध का निर्माण परियोजना के दूसरे चरण में हुआ था। परियोजना के दूसरे चरण में हुआ था। दूसरे चरण में हुआ था। तो इस बांध का निर्माण परियोजना के दूसरे चरण में हुआ था। अब एक बांध और बचता है, उसको और लिखा देते हैं। तो 4 नंबर हेडिंग डाल लीजिए आप, जवाहर सागर बांध। 4 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोटा और बूंदी की सीमा पर। स्थित कहाँ पर है? कोटा और बूंदी की सीमा पर। बूंदी की सीमा पर। बात करें इस बांध के निर्माण की, तो इस बांध का जो निर्माण है वो निर्माण परियोजना के तीसरे चरण में हुआ था। कौन से? तीसरे चरण में, थर्ड चरण में। और तीसरा चरण जो है वो कब से कब तक हुआ था? वो हुआ था हमारा 1962 से लेकर 1973 के मध्य। 1962 से 1973 के मध्य। बात करें इस बांध पर संचालित जल विद्युत इकाइयों की, तो इस बांध पर 33 मेगावाट की कुल 3 जल विद्युत इकाइयां संचालित हैं। तो इस बांध पर 33 मेगावाट की कुल 3 जल विद्युत इकाइयां संचालित हैं। जल विद्युत इकाइयां संचालित हैं। जल विद्युत इकाइयां संचालित। बात करें इस बांध की ऊंचाई और लंबाई के बारे में, तो इस बांध की ऊंचाई है लगभग 45 मीटर और लंबाई है 393 मीटर। इस बांध की ऊंचाई है 45 मीटर और लंबाई है इस बांध की 393 मीटर। लंबाई है 393 मीटर। तो चंबल नदी पर निर्मित सबसे लंबा बांध पूछे तो कौन सा बताओगे आप? जवाहर सागर बांध बताओगे। सबसे ऊंचा बांध बताओगे तो कौन सा बताओगे? राणा प्रताप सागर बांध बताओगे, ठीक है ना। ये राजस्थान की बात है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बांध को इसमें काउंट नहीं करते हैं। अब एक नोट करके आप बात लिख लीजिए, यहाँ पर नोट करके लिखिए, चंबल नदी विश्व की एकमात्र नदी है। चंबल नदी विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। 4 बांधों का निर्माण किया गया है। जिनमें से 3 बांधों पर जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये थी हमारी चंबल नदी की विशेषताएं और चंबल नदी पर संचालित बांध एवं बांध परियोजनाओं के बारे में। अब हमारा चंबल नदी का एक पोर्शन बचा हुआ है, वो बचा हुआ है चंबल नदी की सहायक नदियां, तो उनको पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।